नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न एंड अर्न के कॉन्सेप्ट पे आधारित पेटेंट लर्न से लेके अर्न तक की कहानी। मेरा छोटा सा क्वालिफिकेशन दे देता हूँ। आई एम बी मैकेनिकल, एमई ऑटोमोबाइल, पीएचडी एंड ऑल्सो इंडियन पेटेंट एजेंट। माय इंडियन पेटेंट एजेंट नंबर इज 3339। अब आपसे बात करते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के रिलेटेड 30 एमसीक्यूज के बारे में, जो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है कि लेटेस्ट इन फोर्स ईयर इन दी पेटेंट एक्ट। अगर आपको इसके पीछे की जो थियोरिटिकल बात है उसको समझना है या सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं, तो आप अभी जो वीडियो आ रहा है उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के एंड पे जो एंड स्क्रीन आएगी ना, उस पे भी मैं वही वीडियो रखूंगा जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के लिए थियरी के लिए जरूरी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां से आपको इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड सेक्शन 1 और 2 में से क्या क्या याद रखना है वो पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट इन फोर्स ईयर इन द पेटेंट एक्ट। इसका मीनिंग होता है, ये क्वेश्चन पहले तो सेक्शन 1 से रिलेटेड है और सेक्शन 1 में कहा गया है कि डिफरेंट टाइम पे जो भी मॉडिफिकेशंस आएंगे, जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे, उसी तरीके से इंडियन पेटेंट एक्ट को नए नए ईयर में लॉन्च किया जाएगा। तो अभी जो हम ipindia.gov.in से जो भी पढ़ रहे हैं वो किस ईयर का एक्ट पढ़ रहे हैं? वो ईयर है 2017। अगर आपको प्रिसाइजली डेट चाहिए तो है 23 जून 2017। तो लेटेस्ट इन फोर्स जो ईयर है, सभी रूल्स एंड सभी एक्ट्स को अमेंड करते हुए, वो है 2017। एक फैक्ट और आपको मैं बता देता हूं कि जो रूल्स है ना, वो रूल्स में जो गाइडलाइंस है उसको अमेंड किया जा सकता है नेशनल टू नेशनल, ये अलग से हो सकता है, मगर जो एक्ट है ना, वो एक्ट कंसोलिडेटेड बनाया जाता है, यानी हर एक कंट्री में उसकी अप्रूवल बाहर से ली जाती है। ओके, सो रूल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जहां पर है एपेलेट बोर्ड एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर ऑफ एक्ट। कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था ऑफ एक्ट? ये अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर कौन से एक्ट की बात चल रही है? ये है ट्रेडमार्क एक्ट। और ट्रेडमार्क एक्ट, अगर आपने मेरा थियरी लेक्चर अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको याद होगा इसका आंसर। अगर आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, वीडियो को पॉज करते जाइएगा, तभी ही जाके आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन में। यहाँ पर बुक से आप क्या पढ़ते हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आप क्या समझते हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आंसर है बी, जो है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और 83rd सेक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1998 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एपेलेट बोर्ड की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जो है एपेलेट बोर्ड एस्टैब्लिश अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। वैसे तो मैंने बता दिया है, आपको पता ही होना चाहिए अब तो यहां पर आएगा आंसर सी, 83rd ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। हाँ, ये देखिए, अब इसको किस तरीके से आंसर को, अगर एक ही आंसर को बात करेंगे ना तो भी गलत है, इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी याद रखने। अगर 83 याद नहीं रहा तो देखिए 2003 1917, ये तो इंडियन पेटेंट एक्ट है। अगर आपको ये भी पता है कि ट्रेडमार्क एक्ट में ये पूछा गया है तो इंडियन पेटेंट एक्ट अपने आप ही खारिज हो जाते हैं, तो यही आंसर बचता है हमारे पास। तो इस तरीके से आप आंसर को देख सकते हैं अगर आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से एपेलेट बोर्ड को। Who can become a member of the appellate board? appellate board के मेंबर बनने के लिए एक कंडीशन रखी गई थी। वो कंडीशन थी, अगर आपको पता है तो आपको क्या करना है बताया ना, पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर लिखिए पहले कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन 4 तो सिर्फ लिखिए 4 एंड सी, 4 एंड ए, 4 एंड बी, जो भी आपको लिखना है, 4B, 4A, 4C, इस तरीके से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाइएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे।
चलिए इसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ दी एबो, क्योंकि जो भी 5 ईयर बिता चुके हैं ना एज अ कंट्रोलर या फिर ऑन बिहाफ ऑफ कंट्रोलर, वो भी बन सकते हैं एपेलेट बोर्ड के मेंबर। साथ साथ में जिनका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पेटेंट एजेंट जो बन चुके हैं, उनका जो 10 ईयर की प्रैक्टिस है और साथ में वो बी या बीटेक बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो एमएससी किए हुए हैं, तो वो पर्सन बन सकते हैं एपेलेट बोर्ड के टेक्निकल मेंबर। ये भी एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर डी आंसर सही आंसर है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बुडापेस्ट ट्रीटी अडॉप्टेड इन विच ईयर? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने नहीं कहा था, मगर आपको अगर पता है तो प्लीज इसका आंसर दीजिएगा। आपके पास 3 सेकंड है, पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर दीजिए। 1 2 एंड 3। इसका सही आंसर है वो है 1977। अगर मैं इस आंसर को लॉजिकली भी समझने जाऊं तो 1970 तो इंडियन पेटेंट एक्ट की बात है। फिर उसके बाद में ही बुडापेस्ट ट्रीटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वर्क कर रही है वो एस्टैब्लिश हुई, तो उसके बाद में ही कुछ ईयर होना चाहिए, और 2003 एंड 2005 ये तो अमेंडमेंट्स के ईयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीपीडीटीएम। पहले तो सीजीपीडीटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, आपको पता ही होना चाहिए अगर आप पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर किस सेक्शन के हिसाब से अपॉइंट किए जाते हैं? सेक्शन 3 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970, सेक्शन 1 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970, या फिर सेक्शन 83 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, या फिर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। इसके आंसर के लिए आपने अगर थियरी लेक्चर अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसकी नोट्स बनाई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंट्रोलर की बात आती है या एपेलेट बोर्ड की बात आती है तो हमें ध्यान रखना चाहिए ट्रेडमार्क एक्ट। अब ट्रेडमार्क एक्ट में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि 83 सेक्शन है वो किसके लिए है? एपेलेट बोर्ड के लिए है, तो डेफिनेटली द डी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर हियर, जो है सेक्शन 3 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जिसमें कंट्रोलर की बात कही गई है। बाकी के दोनों तो पेटेंट एक्ट है, तो वहां पर तो बात ही नहीं आती है, ये दोनों आंसर गलत हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 3 ऑफ द पेटेंट एक्ट, तो यहाँ पर आती है नॉन पेटेंटेबिलिटी, बहुत ही फेमस एक्ट है, ये फेमस सेक्शन है एक्ट का। एंड सेक्शन 1 में तो शॉर्ट टाइटल के बारे में ही डिस्क्रिप्शन आता है, तो सेक्शन 1 तो इंट्रोडक्टरी सेशन है सेक्शन है, और सेक्शन 3 जो बात कर रहा है इंडियन पेटेंट एक्ट की बात कर रहे हैं ना हम 1970, तो वो है नॉन पेटेंटेबिलिटी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोलर रिफर्ड इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट? इंडियन पेटेंट एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, बताइएगा कौन से सेक्शन में वर्क कर रहे हैं। बहुत ही इजी आंसर है, ये तो शॉर्ट टाइटल बता रहा है सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 बता रहा है डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 3 बता रहा है क्या? नॉन पेटेंटेबिलिटी, तो सेक्शन नंबर 73 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन रिलेट्स टू कन्वेंशन एप्लीकेशन? कन्वेंशन एप्लीकेशन के बारे में कौन से सेक्शन में बात होती है उसके बारे में बात करना है। सबसे पहले आती है कंट्री, उसके बाद में आता है कन्वेंशन एप्लीकेशन। अभी हमने पढ़ा कि कंट्रोलर के लिए कौन सा सेक्शन है? 73, तो ये तो नहीं आएगा। सेक्शन नंबर 1 है वो शॉर्ट टाइटल के लिए है। सेक्शन नंबर 2 है वो डेफिनेशंस के लिए है, तो बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन एप्लीकेशन के लिए सेक्शन नंबर 135 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच सेक्शन रिलेट्स टू कन्वेंशन कंट्रीज? कन्वेंशन कंट्रीज के लिए कौन सा एक्ट कौन सा सेक्शन रिलेट्स कर रहा है? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 135 जो अभी हमने देखा कि कन्वेंशन एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है, 73 कंट्रोलर के लिए एप्लीकेबल है, 2 डेफिनेशंस के लिए एप्लीकेबल है, और बाकी बचा 133। तो 133 में कन्वेंशन कंट्रीज आती है और 135 में कन्वेंशन एप्लीकेशन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर है क्वेश्चन, विच सेक्शन डिफाइंस द एक्सक्लूसिव लाइसेंस? एक्सक्लूसिव लाइसेंस कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, तो उसके बारे में बात करनी है। 2AB, 2C, 2F या 2J? 2J इन्वेंशन के बारे में है, 2AB जस्ट अ मिनट, 2AB किसके लिए है भाई? 2C एंड 2AB, ओके। 2AB है असाइनी के बारे में, 2AB है असाइनी के बारे में, 2C जो है ना वो C है कन्वेंशन एप्लीकेशन के बारे में। तो बाकी बचा 2F, तो 2F इज द करेक्ट आंसर।
जो है एक्सक्लूसिव लाइसेंस के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मींस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एज पर दी सेक्शन 2 किसे कहा गया है इनमें से? तो यहां पर आंसर्स है, सॉरी, हाँ, बाय डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, डी यानी डिपार्टमेंट, बाय कोऑपरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल, सी कॉर्पोरेशन, एंड बाय इंस्टीट्यूशन वोली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो वोली और सब्सटेंशियली इसको मैंने डिफाइन किया था थियरी लेक्चर्स के टाइम पे इस तरीके से कि थोड़ा सा भी पार्ट अगर गवर्नमेंट का है कोई भी कंपनी में जिसके साथ आपके करार है पेटेंट के, तो उसे भी हम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर ही डाल सकते हैं। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द अबव मेथड्स आर कंसीडर्ड एज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। नेक्स्ट है विंडो पीरियड फॉर कन्वेंशन एप्लीकेशन फ्रॉम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज। कन्वेंशनल एप्लीकेशन की विंडो पीरियड कितनी होती है? पीसीटी की बात नहीं चल रही है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी की बात नहीं चल रही है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो 30 एंड 31 मंथ का जो विंडो है ना वो किसके लिए है? पीसीटी के लिए, पीसीटी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के लिए। 24 मंथ ऐसा कोई विंडो पीरियड होता ही नहीं है, तो विंडो पीरियड है 12 मंथ्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर इंडिया में आपने पेटेंट फाइल की है तो इंडिया में पेटेंट फाइल करने से 12 महीने के अंदर अंदर आप कन्वेंशन कंट्रीज के अंदर पेटेंट फाइल कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इंडिया में पेटेंट फाइल करने से 12 महीने के अंदर अंदर आप कन्वेंशन कंट्रीज में पेटेंट फाइल कर सकते हैं। कन्वेंशन एप्लीकेशन यानी एक ही कंट्री में, आप एक दो कंट्री में ही आपको बाहर पेटेंट फाइल करनी है, वरना आपको एक से ज्यादा कंट्री में फाइल करनी है तो आप पीसीटी रूट से जाएंगे एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या हो गया? ओके, ये ऑलरेडी आंसर टिक किया हुआ है। तो पीसीटी के लिए जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि 30 से 31 मंथ का विंडो पीरियड रहता है, तो विंडो पीरियड फॉर पीसीटी एप्लीकेशन इज 30 to 31 मंथ। कन्वेंशन एप्लीकेशन के लिए 12 मंथ्स। बोथ ऑफ देम तो आंसर सही नहीं है और नन ऑफ देम भी आंसर सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर है इन्वेंशन मींस इन्वेंटिव स्टेप, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्री एप्लीकेशन, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो यहां पर आंसर आएगा बोथ ऑफ देम, क्योंकि इन्वेंशन मींस एज पर द 2J, इन्वेंशन मींस इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्री एप्लीकेशन। दोनों चीज होनी चाहिए तब जाके उसे इन्वेंशन कहा जाएगा, जो पेटेंटेबिलिटी का एक क्राइटेरिया भी है। नेक्स्ट बात करते हैं पेटेंट ऑफ एडिशन मींस पेटेंट ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विथ व्हिच सेक्शन। तो पेटेंट ऑफ एडिशन कौन से सेक्शंस में आता है? कौन से सेक्शन में आता है ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट? 73 में तो कंट्रोलर आता है, 133 में तो कन्वेंशन कंट्री आती है, 135 में कन्वेंशन एप्लीकेशन आता है। तो पेटेंट ऑफ एडिशन आता है 54 नंबर के सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। पेटेंट ऑफिस रिफर्ड इन विच सेक्शन? पेटेंट ऑफिस को किस सेक्शन के अंदर रेफर किया गया है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ये सेक्शन को या अभी तक की जो कन्वर्सेशन है उसको, तो आपको पता होगा 54 किसके लिए? पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए। 73 किसके लिए है? ये है कंट्रोलर के लिए। 135 किसके लिए है? ये है कन्वेंशन एप्लीकेशन के लिए। तो 74 किसके लिए हुआ? ये है पेटेंट ऑफिस के लिए। 75 किसके लिए है? कंट्रोलर आ गया 73 में, तो पेटेंट ऑफिस किस में आएगी? 74 में। वैसे ही कन्वेंशन कंट्री आएगी 133 में और कन्वेंशन एप्लीकेशन किस में आएगा? 135 में। तो आपको मैंने, अब आप बहुत सोच रहे होंगे ना कि ये तो इजी क्वेश्चंस रख रहे हैं सर, पीछे वाले कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर सभी सेक्शंस इजीली याद रह पाएंगे, क्योंकि सभी इजी लगेंगे और जो भी चीज दिमाग को इजी लगती है वो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन को गवर्न किया। आप 2 बार वीडियो भी देखेंगे, आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस याद रह जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ सुनना होता है मुझे और याद रह जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 17। पर्सन इंटरेस्टेड इंक्लूड्स पर्सन एंगेज्ड इन सेम फील्ड, पर्सन प्रमोटिंग इन सेम फील्ड, पर्सन इन रिसर्च इन द सेम फील्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। पर्सन इंटरेस्टेड की बात आती है सेक्शन 25 के थर्ड सेक्शन में, जहां पर ऑपोजिशन बोर्ड की बात आती है।
जहां पर 12 महीने के अंदर अंदर पेटेंट ग्रांट होने के बाद पर्सन इंटरेस्टेड ऑब्जेक्शन ले सकता है। पर्सन इंटरेस्टेड किसको कहा जाएगा? पर्सन या तो एंगेज में हो, या तो उसको प्रमोशन कर रहा हो उसी टाइप के प्रोडक्ट का, या फिर उस प्रोडक्ट के रिसर्च में हो। तो EPR याद रखिएगा, ये तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे पर्सन इंटरेस्टेड, यानी आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, इन्वेंटिव स्टेप किसे कहा जाएगा? इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है, या तो ये टेक्निकली एडवांस हो, या तो ये इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट हो, या तो ये दोनों हो। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, वो इन्वेंटिव स्टेप है या नहीं है उसको चेक करना है, तो या तो वो टेक्निकली एडवांस होना चाहिए, या तो वो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट होना चाहिए, या दोनों चीज होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा डी, क्योंकि ये सारी कंडीशन कैसी है? और के साथ कनेक्टेड है। अगर मेरे आपने लेक्चर अच्छी तरीके से पढ़े हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि ये और का मीनिंग क्या होता है। और यानी इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तब जाके उसको इन्वेंटिव स्टेप कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, प्रायोरिटी डेट रिफर्ड इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट? 73 किसके लिए रिफर करता है? कंट्रोलर। 74 पेटेंट ऑफिस। सेक्शन 2 डेफिनेशन। तो प्रायोरिटी डेट किसमें दी जाएगी? सेक्शन नंबर 11 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, जो है रजिस्टर ऑफ पेटेंट रिफर्ड टू इन विच सेक्शन? फिर से देखिए 73 किसके लिए है? कंट्रोलर। 74 किसके लिए? पेटेंट ऑफिस। 54 किसके लिए? पेटेंट ऑफ एडिशन। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? रजिस्टर के लिए, रजिस्टर ऑफ पेटेंट रिफर्ड इन सेक्शन नंबर 67। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स आर मेंबर ऑफ PCT? PCT के मेंबर कितने कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है? ये आंसर आपको ये पर्टिकुलर डे बाय डे पे वेरी भी कर सकेगा, क्योंकि मैंने गूगल पे से ये आंसर लिया है अभी के लिए। फिलहाल जो दिन पे वीडियोस बन रहे हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स की संख्या यानी नंबर्स 154 है। अगर आप गूगल पे ये सर्च करेंगे ना, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स आर मेंबर ऑफ PCT, सो यू विल गेट दिस आंसर 154। यहाँ पर क्या होता है कि कन्वेंशनल कंट्री इसको बोला जाता है। कन्वेंशन कंट्री का मीनिंग होता है कि सेम काइंड ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट ऐसे पर्सन को दी जाए जो बाहर से, देश के बाहर से फाइल कर रहा है पेटेंट को, जिससे नए नए इनोवेशंस को बढ़ावा मिले और जल्दी से लोग तरक्की की तरफ आगे बढ़े, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन मे बी मेड बाय, एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन, इन्वेंशन के लिए जो पेटेंट होती है ना, उसकी एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, by any person being the assignee of the person claiming to be the true and first inventor in respect of the right to make such an application, by the legal representative of any deceased person who immediately before his death was entitled to make such application, या फिर all of the above। तो यहां पर आपको है ना सेक्शन नंबर 6 को रेफर करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 6 में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि इनमें से कोई भी एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन मेड बाय, किसी से भी एप्लीकेशन की जा सकती है, जैसे कि जो पर्सन क्लेम कर रहा हो कि मैं इसका फर्स्ट इन्वेंटर हूं, या पर्सन के असाइनी के तौर पे किसी को रखा गया है, वो क्लेम कर रहा हो फर्स्ट इन्वेंटर को, तो भी कर सकता है, या फिर कोई भी पर्सन जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, इफ एनी कंट्री नॉट गिविंग द नेशनल ट्रीटमेंट टू इंडिया देन इंडियन पर्सन, इंडिया का मीनिंग होता है इंडियन पर्सन, देन नो पर्सन फ्रॉम दैट कंट्री कैन पेटेंट इन इंडिया, उनको भी नेशनल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। ये स्टेटमेंट किस सेक्शन को रिलेट कर रहा है? तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। देखिए 73 किस सेक्शन को रिफर कर रहा है? कंट्रोलर को। 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन एप्लीकेशन दे सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है। थर्ड सेक्शन है नॉन पेटेंटेबिलिटी, तो 134 है कि वो बता रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को इंडिया से, अगर कोई भी पर्सन दूसरे देश में फाइल कर रहा है पेटेंट को, अगर उसको नेशनल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है
तो ऑन दी एज पर दी सेक्शन नंबर 134 वैसे पर्सन को, वैसे देश के कोई भी पर्सन को इंडिया में जब भी वो पेटेंट फाइल करेगा उसको भी नेशनल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है उसके पेटेंट के बारे में। तो एक मीनिंग ये हुआ कि उसकी पेटेंट का फ्री यूज सभी लोग कर सकते हैं। तो ये 134 में लिखा हुआ है। 133 आपको याद होगा कन्वेंशन कंट्री के बारे में सेक्शन है, 135 है कन्वेंशन एप्लीकेशन के बारे में, और 134 है वो है नेशनल ट्रीटमेंट मिलेगी उसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। पर्सन इंटरेस्टेड में गिव नोटिस ऑफ ओपोजिशन टू द कंट्रोलर, कैसे? कभी भी दे सकता है, 6 मंथ आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट पे दे सकता है, 1 ईयर आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट पे दे सकता है, या 2 ईयर आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट पे दे सकता है। ये कंडीशन लिखी हुई है सेक्शन नंबर 25(2) में कि ग्रांट होने के बाद 1 बरस के अंदर अंदर पर्सन इंटरेस्टेड को नोटिस ऑफ ओपोजिशन दे देनी चाहिए अगर जो पेटेंट ग्रांट हुई है वो प्रोडक्ट या वो प्रोसेस उस पर्सन के लिए पहले से ही नोन था, या ऑन द ग्राउंड ऑफ 64 रिवोकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, कोई भी ग्राउंड पे अफेक्ट कर रहा था। तो 1 ईयर इज द करेक्ट आंसर एज पर द सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 2। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऑपोजिशन बोर्ड कंस्टिट्यूट अंडर, ऑपोजिशन बोर्ड किसमें बनता है? तो वो बनता है सेक्शन 25(3) में। सेक्शन 25(1) में क्या है? सभी ग्राउंड्स है प्री ग्रांट ऑपोजिशन के। फिर सेक्शन 25(2) में क्या है कि पर्सन इंटरेस्टेड 1 बरस के अंदर अंदर नोटिस ऑफ ऑपोजिशन दे सकता है। सेक्शन 25(3) में क्या है कि वो पर्सन के लिए एक ऑपोजिशन बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है ऑपोजिशन बोर्ड कहां पर आ रहा है? सेक्शन नंबर 25(3) में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 26। मिनिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेन ऑर्डर टू बिकम पेटेंट एजेंट मेंशन इन व्हिच रूल? कौन से रूल में बताया गया था मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन टू बिकम पेटेंट एजेंट कितने हैं, वो कौन से रूल में बताया गया था? चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे देना है, मैं भी एक बार रेफर कर लूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, ये सेक्शन है 110 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर कि मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए वो 110 में बताया गया है। 27 के बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ द पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ द पेटेंट एक्ट? अगर इसके बारे में हम बात करें तो देखिए 25 जो सेक्शन है ना वो प्री ग्रांट ऑपोजिशन, फिर पर्सन इंटरेस्टेड, उसके बारे में बात है। तो ये कोई सही आंसर नहीं है, मैंने टिक कर दिया। तो अगर आप 73 के बारे में बात करें तो वो भी गलत है क्योंकि वो कंट्रोलर के बारे में बात करता है। 135 भी गलत है क्योंकि वो कन्वेंशन एप्लीकेशन के बारे में बात करता है। तो 126 इज द करेक्ट आंसर जो बताता है एलिजिबिलिटी ऑफ द पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन है पेटेंट ऑफ एडिशन मींस पेटेंट ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद विच सेक्शन? पेटेंट ऑफ एडिशन कौन से सेक्शन में आ रहा है? ये एक बार रिवीजन करके आपके लिए क्वेश्चन है, जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है वो पहले ही पूछे गए थे या फिर पहले ही आपको पता होना चाहिए, उसका सेक्शन 1 या सेक्शन 2 से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तो पेटेंट ऑफ एडिशन की डेफिनेशन है सेक्शन 2 के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में है। सेक्शन नंबर 25 प्री ग्रांट ऑपोजिशन, पर्सन इंटरेस्टेड, ऑपोजिशन बोर्ड, इसके बारे में बात करता है। 73 कंट्रोलर के बारे में बात करता है, 2 डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। तो 54 इज द करेक्ट आंसर फॉर द पेटेंट ऑफ एडिशन। 29 number of question. Patent office means the patent office referred in which section? 73, 74, 3 या 25? 73 कंट्रोलर के लिए है, 3 नॉन पेटेंटेबिलिटी के लिए है, 25 प्री ग्रांट ऑपोजिशन पर्सन इंटरेस्टेड ऑपोजिशन बोर्ड के लिए है। तो 74 इज द करेक्ट आंसर जो है पेटेंट ऑफिस के लिए। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि पहले कंट्रोलर आते हैं 73 में, जैसे ही कंट्रोलर आ गए तो फिर पेटेंट ऑफिस बनाई जाती है ताकि कंट्रोलर उस पेटेंट ऑफिस को कंट्रोल कर पाए, पेटेंट एक्ट के सारे जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो कर पाए। क्वेश्चन नंबर 30 द लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 इज द लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर। तो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ ये वीडियो को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं, मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइक बटन दबा सकते हैं और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरे लोगों को अगर आप शेयर करेंगे, वो लोग जुड़ते रहेंगे इस चैनल के साथ, तो मेरा मोटिवेशन बनता रहेगा और हो सकता है कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर पूरा पेटेंट एक्ट कंप्लीट कर पाऊँ। सो प्लीज बूस्ट me, please appreciate my effort. Thank you very much. If you like, then and then appreciate it. Thank you very much. Have a nice day. Chevisha signing off.